हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हमारे सिक्स टॉपिक्स कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से कर चुके हैं हम टॉपिक्स? हमने प्रोसेस वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं, देन हमने देखा ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर और यूज़ किया जाता है, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने दिस और स्टैटिक कीवर्ड को भी बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, जिसमें हमने इनके एग्जाम्पल्स भी लिए और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दिस कीवर्ड या फिर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने देखे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कोड ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स में हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स देखे और कोड ब्लॉक्स में हमने देखे कि स्टैटिक कोड ब्लॉक क्या होता है और इनिशियलाइजेशन कोड ब्लॉक क्या होता है। तो अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप पहले ये लेक्चर्स कवर कीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूशन में कवर करेंगे तो आपको टॉपिक्स भी क्लियर होंगे और जावा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो पार्ट्स को स्किप ना कीजिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एक पार्ट को स्किप किया कि भाई ये हमें थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम एमसीक्यू के बेसिस पे डिस्कस करें कि एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ कंप्लीट लेक्चर्स देखिए। उससे क्या होगा, आपको एमसीक्यूज करेंगे जब आप, तब काफ़ी टॉपिक्स जो होंगे ऑलरेडी क्लियर होंगे, तो आंसर्स आप सही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आज के हमारे लेक्चर का जो टास्क है उसमें हम करने वाले हैं स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी क्या होता है। ठीक है, हम इतने टाइम से बात करते हुए आ भी रहे हैं कि हमारे वेरिएबल्स मेमोरी में जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में जा रहे हैं, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो आज हम समझेंगे। प्रिमिटिव और वर्सेस रेफरेंस टाइप्स हम और देखेंगे, और यहाँ पे हम और देखेंगे वेरिएबल स्कोप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 लेक्चर का पार्ट 3 हो जाएगा, और पार्ट 4 में हम लेंगे, पार्ट 4 में हम एक ही टॉपिक लेने वाले हैं, गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही टॉपिक्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे चाहे मेमोरी हो, चाहे रेफरेंस टाइप हो, प्रिमिटिव टाइप्स हो, किसी के बारे में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि हमें इनके आंसर्स पता होते हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स की वजह से, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हम आंसर सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो आज हम डिटेल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे 6 टॉपिक में, जो सब टॉपिक 7th है, उसका नाम क्या है देखिए। हमने कितना पढ़ लिया। टास्क मैंने कल आप लोगों को दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी। देखिए, हम जब बात करते हैं, हम कह रहे थे कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको इतनी मेमोरी एलोकेट हो रही है, या वो वेरिएबल मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि वो वेरिएबल्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो मेमोरी में जाके एक्चुअली कहाँ स्टोर होते हैं। तो जनरली बात की जाए तो मेमोरी को यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। हालांकि आपने इन दोनों का नाम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी सुना होगा, तो बट ये डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम जिस रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं वो मेमोरी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये मेमोरी का स्ट्रक्चर रेडी किया होगा वो इन डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया होगा, तभी इनको स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी कहा जाता है। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यूज हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स है, वो या तो स्टैक में स्टोर होते हैं या हीप में स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी स्टोरेज समझने से पहले हम देखते हैं कि स्टैक मेमोरी का क्या मतलब है और हीप मेमोरी का क्या मतलब है। देखिए, स्टैक का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। स्टैक को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स हो गया या स्टैक ऑफ कॉइन्स हो गया। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे, जैसे अगर आप स्टैक ऑफ बुक्स देखें तो कैसे, अगर ये बुक्स आप एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, तो अब जब भी हमें कोई बुक यहाँ से उठानी होगी तो हम सबसे पहले कौन सी बुक को रिमूव करेंगे, जो टॉप पे बुक है। तो आपने जो बुक सबसे लास्ट में इंसर्ट करी, उस बुक को आप सबसे फर्स्टली डिलीट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर स्टैक ऑफ कॉइन्स की बात करें, देखो स्टैक ऑफ कॉइन में क्या है, अगर मैं कॉइन्स पे कॉइन बना के एक स्टैक बनाती जा रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई भी कॉइन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से कॉइन को रिमूव करना पड़ेगा, बीच में से आप किसी कॉइन को रैंडमली नहीं निकाल सकते, अदरवाइज क्या होगा, आपका स्टैक पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे कॉइन की भाषा में समझे तो कॉइन सारे गिर जाएंगे, तो वो आपका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। तो किसी भी कॉइन को निकालने के लिए हम कॉइन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक से। ठीक है, जबकि हीप क्या होता है, हीप का देखो हिंदी में अगर हम अर्थ देखें तो हीप का मतलब होता है ढेर। ढेर मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ देखिए किलो का ढेर लग रखा है, यहाँ पे ब्लॉक्स का ढेर लग रखा है। इसका मतलब कोई इनका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक कील है या कोई एक ब्लॉक जो है वो किसी के आगे आएगा या किसी के पीछे आएगा। सभी ब्लॉक जो होते हैं सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्टैक और हीप मेमोरी। अब देखिए,
यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सी वैल्यूज आपकी स्टैक में स्टोर होती है और कौन सी वैल्यूज हीप में स्टोर होती है। तो अगर हम जावा के रेफरेंस में समझना चाहें तो स्टैक का मतलब क्या हो गया, वेयर मेथड इन्वोकेशन एंड लोकल वेरिएबल्स लिव। ओके, स्टैक के अंदर कौन से वेरिएबल्स या मेथड स्टोर होते हैं, एक तो मेथड्स के जो भी कॉल्स होंगे वो स्टोर होंगे, प्लस जो भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो आपकी स्टैक में स्टोर होते हैं। जबकि हीप के अंदर क्या स्टोर होंगे, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर स्टोर होंगे, हीप के अंदर। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि सपोज स्टैक के अंदर सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल किया जेवीएम ने। अब मेन फंक्शन ने क्या हुआ, मेन फंक्शन ने अपनी बॉडी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और वहां पे एक फंक्शन कॉलिंग आई डू स्टफ की। तो ये भी किसके अंदर मेंटेन होगा, आपका स्टैक के अंदर, क्योंकि ये मेथड इन्वोकेशन है। अब सपोज डू स्टफ के अंदर एक और आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं गो नाम से, तो गो भी किसके अंदर मेंटेन होगा, आपका स्टैक मेमोरी के अंदर। अब सपोज गो ने अगर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा, ठीक है, मतलब गो का जो भी फंक्शन का स्कोप था वो खत्म हुआ, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, तो कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, डू स्टफ पे। फिर डू स्टफ अपना कंप्लीशन करेगा, ठीक है, अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फिर मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन कंप्लीट करके यहाँ से क्या कर देगा, एग्जिट मार देगा। तो क्या हो रहा है, देखो स्टैक बन रहे थे और जैसे जैसे कंप्लीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर रहे हो वैसे वैसे कंट्रोल क्या जा रहा है, वापस लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में मेंटेन हो रहा है। जबकि हीप के अंदर क्या होता है, हीप के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होगा पर्टिकुलर, हीप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप आपके प्रोग्राम में बनाओगे वो सब किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, आपके हीप के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि सपोज ये गो जो मेथड है, अगर इस मेथड के अंदर भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो मेथड तो आपका स्टैक में डिक्लेयर होगा, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी आपने उस मेथड के अंदर डिक्लेयर करे वो कहाँ पे होंगे, हीप के अंदर। जैसे सपोज अगर ये डक ऑब्जेक्ट जो है ये गो मेथड के अंदर डिक्लेयर था, लेकिन ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, आपका हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम भी कह लीजिए और एक एडवांटेज भी कह लीजिए। क्या होता है एडवांटेज, तो क्या है, जैसे जैसे मेथड्स का इन्वोकेशन खत्म हो रहा है वैसे वैसे मेथड्स क्या कर रहे हैं, स्टैक में से लीव करते जा रहे हैं। जैसे गो का मेथड का जो कंप्लीशन हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन का, तो उसने यहाँ से लीव कर दिया। इसी तरीके से डू स्टफ ने लीव कर दिया, मेन ने लीव कर दिया। तो स्टैक में तो क्या हो जाता है, सिंपली जैसे ही कंप्लीशन हुआ, ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूशन का, किसी भी मेथड का, टास्क का, तो वो स्टैक में से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन हीप के अंदर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स रिमूव नहीं होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कैसे किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टैक में तो आपके जैसे जैसे कंप्लीशन हो रहा है प्रोग्राम का, वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, स्टैक में से मेथड्स या लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं, लेकिन हीप के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो रिमेन रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेजर डिफरेंस क्या है स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के अंदर, दैट स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर द ऑर्डर ऑफ मेथड एग्जीक्यूशन। देखो ऑर्डर कैसे, से मेन ने डू स्टफ को कॉल किया, फिर डू स्टफ ने गो को कॉल किया, फिर कंट्रोल वापस से रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसफर होते जाएंगे, ठीक है। तो क्या स्टोर करके रखता है, ऑर्डर ऑफ मेथड एग्जीक्यूशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स को भी, ठीक है। जबकि हीप मेमोरी क्या स्टोर करके रखेगी, ऑब्जेक्ट्स को, एंड इट यूजेस द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है। हीप जो है वो क्या यूज करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन यूज करता है, और क्या स्टोर करने के काम में आता है, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के काम में आता है। अब इसका हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैंने डिक्लेयर किया है इंट a इक्वल टू 10, तो ये एक तरीके से क्या वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। तो ये इंट a इक्वल टू 10 कहाँ पे स्टोर होगा, आपका स्टैक के अंदर। जबकि अगर सपोज मैं कोई क्लास बनाती हूँ टेस्ट, ठीक है, उसका मैंने यहाँ रेफरेंस बनाया a और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू टेस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे आप समझिए, जो हमने क्या पढ़ा था जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना सीख रहे थे, जब अगर हम सिर्फ टेस्ट ए लिखते हैं तो ये ए क्या बना है, इस क्लास का वेरिएबल बना है, लोकल वेरिएबल बना है। तो ये वेरिएबल भी कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक में। लेकिन ये किसको रेफर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, हीप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना सीख रहे थे तब हमने देखा था कि अगर हम इस तरीके से क्लास का नेम और एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो ये सिर्फ एक वेरिएबल या फिर आप कह लें रेफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब आप इसमें क्या करते हो, तो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है इसलिए ये किसके अंदर जाएगा, ये तो जाएगा स्टैक के अंदर। लेकिन इसके बाद जब आप इस वेरिएबल में, इस रेफरेंस में क्या देते हो, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट आपका बनेगा हीप के अंदर। हम यही बोल रहे हैं, स्टैक के अंदर क्या आ रहे हैं आपके लोकल वेरिएबल और मेथड इन्वोकेशन, और हीप के अंदर क्या आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज ये वाला एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं कि इसमें कैसे हो रही होंगी वैल्यूज स्टोर। ये हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए।
ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कोड लिया है, इस कोड में आपके क्या डिक्लेयर है, इंट नम इक्वल टू 50, देन स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा, उसके बाद क्या है डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। अब हम यहाँ पे दो मेमोरीज बनाते हैं, एक हमारी स्टैक मेमोरी बनाते हैं, ठीक है, और एक हम बनाते हैं हमारी हीप मेमोरी। अब देखिए स्टैक में क्या स्टोर होगा, देखो इंट नम इक्वल टू 50, ये क्या है एक लोकल वेरिएबल है, तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नम स्टोर हो जाएगा आपका स्टैक मेमोरी के अंदर। इसके बाद आप ये देखिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग जो है एक नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं रेफरेंस टाइप होता है। तो इसका जो रेफरेंस यानी कि नेम जो है, नेम तो कहाँ स्टोर होगा आपका, नेम तो स्टोर होगा स्टैक में, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट क्या बना है जावा। देखो स्ट्रिंग जो एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू की जरूरत नहीं होती है, ये हम आगे जाके देखेंगे जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। बट हालांकि अभी आप ये ध्यान रखिए जब भी आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए न्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जावा के अंदर स्ट्रिंग जो है एक तरीके से डेटा टाइप की तरह ट्रीट होता है, जिसको आप बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, तो बार बार न्यू ना लिखना पड़े इसलिए जावा ने क्या करा है, इसको इस तरीके से डिक्लेयर करा है कि आप डायरेक्टली विदाउट न्यू कीवर्ड के भी आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग नेम, नेम तो क्या हो गया वेरिएबल हो गया स्ट्रिंग क्लास का, तो ये तो कहाँ स्टोर होगा स्टैक के अंदर, लेकिन जावा क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा आपका हीप के अंदर। ओके, इसी तरीके से आप देखो डेमो कोई क्लास है जिसका वेरिएबल है डी और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो तो कहाँ पे स्टोर होगा आपका स्टैक के अंदर, जबकि इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसमें क्रिएट होगा, आपका जो डेमो नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ पे आएगा आपका स्टोर होगा हीप के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, स्टैक के अंदर आपके आ रहे हैं मेथड इन्वोकेशन और लोकल वेरिएबल्स, और हीप के अंदर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे डेफिनेटली इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझ नहीं आ पाता, क्योंकि वो कई बार क्या होता है प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से देखिए तो हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे जाके ऐसे चेक नहीं करते कि कहाँ स्टैक मेमोरी है कहाँ पे हीप मेमोरी है, लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आना चाहिए, कैसे वेरिएबल्स कौन सी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं जाके, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप इस वाले पार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैक मेमोरी क्या है, हीप मेमोरी क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो इसके डिफरेंस समझने से पहले हम देख लेते हैं कि देखो जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव टाइप को इंट्रिंसिक का भी कहा जाता है और नॉन प्रिमिटिव टाइप को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड कहा जाता है। प्रिमिटिव टाइप कौन से टाइप के टाइप्स होते हैं, जो ऑलरेडी जावा के अंदर डिफाइंड है, जैसे कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक होते हैं इसके अंदर। तो न्यूमेरिक में क्या आ जाएंगे आपके इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर के अंदर आपका आ जाएगा इंट एंड लॉन्ग, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या आ जाएंगे आपके फ्लोट एंड डबल। ओके, कैरेक्टर में नॉन न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर में आ जाएगा आपका कैर, और बुलियन में क्या आ जाएगा बूल। इसके अंदर शॉर्ट बाइट वो है वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना, इंट लॉन्ग शॉर्ट बाइट ये सब आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप के जो भी होंगे वो आपके न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो या तो हम खुद डिफाइन करते हैं या जावा हमें डिफाइन करके देता है। उसके अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे क्लास आ गया, एरे आ गया, इंटरफेस आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और स्ट्रिंग आ गया। तो ये सारे किस टाइप के हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के हैं। जबकि प्रिमिटिव टाइप्स कौन से होंगे, जो कि ऑलरेडी जावा में डिफाइंड है। इसको कैसे क्लासिफाई किया हमने, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक में आपके आ जाएंगे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और नॉन न्यूमेरिक में आ जाएंगे आपके कैरेक्टर्स एंड बुलियन। अब देखिए इसको अब हम समझते हैं रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव टाइप की अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, रेफरेंस टाइप का क्या मतलब है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। प्रिमिटिव टाइप क्या हो जाते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं जावा के अंदर। रेफरेंस टाइप में अगर हम बात करें, ऑल रेफरेंस टाइप बिगिंस विद द अपर केस लेटर। देखो क्लास, एरे, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ये सारे किससे स्टार्ट होते हैं, अपर केस लेटर से। जबकि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, आपके लोअर केस लेटर से। जैसे न्यूमेरिक में इंटीजर आई एन टी, देखो एल छोटा आता है, एफ छोटा आता है, डी छोटा आता है, सी, ये बुलियन का बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैव ऑल दी सेम साइज। ये भी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूज कर रहे हैं आप, इंटीजर यूज कर रहे हो, लॉन्ग यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आपका डिपेंड करेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज। ठीक है, जो आपके रेफरेंस टाइप होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, टू इन्वोक और कॉल द मेथड्स। ठीक है, जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस लिए यूज होते हैं, वी कैन नॉट इन्वोक द मेथड विद अ प्रिमिटिव टाइप। आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हो, आप कोई मेथड को इन्वोक नहीं कर सकते प्रिमिटिव डेटा टाइप से। जो रेफरेंस टाइप होते हैं उनकी वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी, कभी भी वो नल नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके रेफरेंस डेटा टाइप्स के, क्लास, एरे, स्ट्रिंग, इंटरफेस, ये अभी मैंने आपको बताया। जबकि एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप के इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो JVM है वो कितने एलोकेट करता है मेमोरी, 8 बाइट एलोकेट करेगा फॉर ईच रेफरेंस वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट ये बात ध्यान रखना आप, जो JVM है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करता है हर रेफरेंस को, 8 बाइट। ठीक है, जबकि प्रिमिटिव के अंदर डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली साइज वेरी करता है। जबकि जो रेफरेंस टाइप है उसमें आप ध्यान रखना JVM हमेशा कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है फॉर ईच रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो रेफरेंसेस जो है इनके जो वेरिएबल्स हैं वो तो आपके स्टैक में बनेंगे, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे वो कहाँ पे बनेगा, आपका हीप के अंदर। ओके, तो ये होते हैं आपके डेटा टाइप्स। अगर आप यहाँ पे इसको और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप देखिए, यहाँ पे सपोज मैंने दिया इंट नंबर, तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ऑलरेडी डिफाइन है इंटीजर टाइप। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे इंट नंबर को डिक्लेयर करके मैंने नंबर के अंदर कितनी वैल्यू डाल दी, 237। तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी लोकेशन के अंदर जहाँ पे भी नंबर के लिए मेमोरी क्रिएट होगी वहाँ पे 237 जो वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी। अगर आप इस वैल्यू को अपडेट भी करते हो तो नंबर इक्वल टू 35 किया तो कंपाइलर वापस क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहाँ पे 237 को अपडेट करके कितनी कर देगा, 35। जबकि अगर हम बात करें हमारे रेफरेंस टाइप की, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर एक क्लास बनी है जिसका मैंने एक रेफरेंस बनाया है कस्टमर नाम से, जो कि कौन से ऑब्जेक्ट को एक रेफर कर रहा है, कस्टमर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कस्टमर रेफरेंस बना है उसके अंदर क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस टू ऑब्जेक्ट। जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या स्टोर करके रखते हैं, एक्चुअल वैल्यू। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, ध्यान रखने वाली बात है। डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में क्या दे रहा है, प्रिमिटिव हैव स्पेसिफिक डिफॉल्ट वैल्यूज लाइक 0 और फॉल्स। ये हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, या तो 0 होंगी या फिर अगर बूलियन टाइप का होगा तो फॉल्स होगा। जबकि जो रेफरेंस टाइप होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, आपकी नल होती है। ओके, नेक्स्ट स्पीड, जो अगर हम देखे जाए तो स्पीड जो होती है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की फास्टर होती है, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप में आप डायरेक्ट उस वेरिएबल पे जा रहे हैं और उस वेरिएबल पे आपको आपकी जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो अवेलेबल है। जबकि रेफरेंस टाइप में आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आप रेफरेंस जा रहे हैं वो रेफरेंस क्या कर रहा है, वो रेफरेंस दे रहा है एक ऑब्जेक्ट का, यानी कि वो एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई एक्चुअल वैल्यू ना प्रोवाइड करा के वो एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि एक तो आप जैसे सपोज आपको आपके फ्रेंड से मिलना है तो वो तो आप जाके डायरेक्टली मिल लिए, लेकिन सपोज आपको किसी जैसे आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना है, या किसी बड़े आदमी से मिलना है जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसके PA के पास जाते हैं। फिर वो PA क्या करता है, वो आपको रेफरेंस देता है या एड्रेस देता है कि हाँ भाई आप जो भी पर्टिकुलर बंदा है, जिस बॉस है या जो भी सीनियर है, उसका एड्रेस क्या है, वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो प्रिमिटिव की जो स्पीड होगी वो कंपैरेटिवली फास्ट होगी, क्योंकि आपको मेमोरी लोकेशन पे एक्चुअल वैल्यू मिल पा रही है, जबकि रेफरेंस में क्या हो रहा है, आपको रेफरेंस मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज भी क्या होता है, आपके कई जगहों पे C और C++ जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, इसलिए कहीं कुछ जो एप्लीकेशन जहाँ पे आपका टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, टाइम सेंसिटिविटी होती है, वहाँ पे अभी भी C++ के कोड्स यूज किए जाते हैं, हालांकि बहुत लिमिटेड स्कोप में यूज किए जाते हैं, बट अभी भी वो जहाँ पे आपकी टाइम सेंसिटिविटी टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे वो अभी भी क्या यूज करते हैं, C और C++ फॉर दी स्पीड इशू। नेक्स्ट है स्टोरेज लोकेशन की, अगर हम बात करें तो देखो प्रिमिटिव्स कहाँ पे स्टोर्ड होंगे, स्टैक के अंदर, और जबकि रेफरेंस टाइप्स आपके कहाँ स्टोर्ड होंगे, हीप के अंदर। ये ध्यान रख लेना आप, प्रिमिटिव्स डेटा टाइप जो होते हैं वो आपके स्टैक के अंदर स्टोर्ड होते हैं, जबकि रेफरेंस जो होते हैं, रेफरेंस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके कहाँ स्टोर्ड होते हैं, हीप के अंदर।
कंपैरिजन की बात करें तो प्रिमिटिव्स की जो वैल्यूज हैं वो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? प्रिमिटिव्स की वैल्यूज कंपेयर होती है बाय वैल्यू, यानी कि आप इक्वल इक्वल टू लगाएंगे तो दोनों जो यहाँ पे आपने वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है। जबकि रेफरेंस टाइप्स जो होते हैं वो कंपेयर कैसे होते हैं? बाय रेफरेंस। यहाँ पे ये चीज समझना, यहाँ पे देखिए जब अभी हम पढ़ेंगे ये वाला ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा नहीं है, डॉट इक्वल्स करके होता है। ये ऑपरेटर यूज होता है आपके रेफरेंस टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप इक्वल इक्वल टू लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके वेरिएबल्स के रेफरेंस कंपेयर हो जाएंगे अगर रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कंपेयर नहीं होगी। एक्चुअल वैल्यू कंपेयर करने के लिए आपको इक्वल्स लगाना होगा। अगर आप इक्वल इक्वल टू वाला सिंबल यूज करते हैं तो उससे क्या होंगे, उनके रेफरेंस कंपेयर हो जाएंगे। वो सिर्फ यहाँ पे जो भी रेफरेंस होगा उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। ये थे हमारे प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था ये, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको कवर किया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल स्कोप। देखिए ये भी हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेरिएबल स्कोप का। जब हमने कोड ब्लॉक्स देखा था तब भी हमने देखा था कि स्कोपिंग क्या होती है। वेरिएबल स्कोप का बेसिकली मतलब क्या है कि उस वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना रहेगा या उस वेरिएबल की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमने क्या बनाई है, एक क्लास बनाई है पर्सन नाम से। यहाँ पे हमने इसकी इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, तो ये तो क्या होगा आपके इसके इंस्टेंस वेरिएबल। इनका स्कोप कब तक रहेगा, जब तक कि आपका क्लास का स्कोप है, ठीक है, यानी कि यहां तक, ओके। जबकि मेथड स्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक वॉइड वर्टिकल प्रिंट इंट लेंथ। हमने एक मेथड बनाया है वर्टिकल प्रिंट से और इसके अंदर एक पैरामीटर क्या ले रहे हैं हम, इंट लेंथ। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा है, इसके अंदर एक लूप लिया है। लूप को अभी आप इतना लूप हम समझेंगे, फॉर लूप अभी हमने समझा नहीं, अभी हमने व्हाइल लूप ही समझा है अभी तक, ठीक है। फॉर लूप के अंदर भी हम क्या करें, इंट आई। तो ये इंट आई इक्वल टू 0 जो है इसका स्कोप कितना होगा, सिर्फ इस लूप के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कहा डिक्लेयर करा है, लूप के अंदर, ठीक है। जबकि इस लेंथ को मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो आप देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इजी वे क्या है, जब आपने कोई वैल्यू बाहर डिक्लेयर की है, ठीक है, उस वैल्यू को तो आप अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू अगर आप अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको आप बाहर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, जैसे ये नेम हो गया या ईमेल हो गया, तो नेम और ईमेल को तो मैं इसके अंदर यूज कर सकती हूँ सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं नेम को और ईमेल को यहाँ यूज करनी चाहूँ तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन सपोज अगर मैं इस लेंथ को या आई को यहाँ पे यूज करना चाहूँ क्लास के अंदर, तो मेरी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि ये लेंथ जो है ये लोकल वेरिएबल है मेथड के अंदर, या फिर अगर आप आई की बात करो तो ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक के अंदर। तो वेरिएबल स्कोप का मतलब यही है कि उस वेरिएबल की वैलिडिटी कब तक है वो हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने एक क्लास यहाँ पे सपोज बना रखी है यूनिकॉर्न नाम से, ओके। इसकी दो प्रॉपर्टीज दी हैं, इंट हाइट इक्वल टू 170 एंड स्ट्रिंग पावर इक्वल टू डबल इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गए, क्लास के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट मिनट्स टू स्लीप इज इक्वल टू 120। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल। और इसका स्कोप कहाँ तक होगा, जिस भी मेथड के अंदर, जिस भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपने इसको डिक्लेयर करा है वहां तक उसका स्कोप होगा। यानी कि मिनट्स टू स्लीप का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके इस एंड ऑफ ब्रैकेट तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जब आप मिनट्स टू स्लीप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। चलो ये हम एक मिनट बाद में देखेंगे। हमने एक मेथड और बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन नाम से, और इसके अंदर भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंट मिनट्स टू रन। तो ये भी एक तरीके से कौन सा वेरिएबल हो गया आपका, लोकल वेरिएबल हो गया। और इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले लोकल स्कोप के अंदर है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आप जब मिनट्स टू स्लीप को एक्सेस करना चाह रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, तो क्योंकि मिनट्स टू स्लीप इसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है तो इसने इसको ओके मतलब इसको आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जब आप मिनट्स टू रन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, मिनट्स टू रन कहाँ पे आपका डिक्लेयर है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो यहाँ पे इसका स्कोप तो यहीं खत्म हो जाता है, तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस केस में कंपाइलर क्या दे देगा, एरर दे देगा कि हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जबकि आप देखिए हाइट और पावर को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, हाइट और पावर कहाँ डिक्लेयर है, क्लास के अंदर। अभी मैंने आपको बताया जो बाहर की चीज है वो आप अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो हाइट और पावर जो है वो सक्सेस
सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्लास के वेरिएबल और ये मेथड भी किसका है? क्लास का ही है, तो क्लास इनको इजीली एक्सेस कर पाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, जब हमने एक जो मेथड बनाया है, रन नाम से मेथड बनाया, अगर मैं यहाँ पे मिनट्स टू स्लीप को एक्सेस करना चाह रही हूँ, मिनट्स टू स्लीप कहाँ पे डिक्लेयर है? मेरा इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, तो इसका स्कोप भी यही खत्म हो रहा है, तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको कंपाइलर क्या दे देगा? एरर दे देगा। जबकि मिनट्स टू रन अगर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ तो वो सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, और हाइट और पावर जो है वो भी सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे क्लास के वेरिएबल्स हैं, जो कि यहाँ पे आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले वेरिएबल से बाहर वाले वेरिएबल्स को अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हाइट और पावर है, इनका स्कोप तो कैसा हो गया? ग्लोबल स्कोप हो गया, जबकि मिनट्स टू स्लीप और मिनट्स टू रन, इनका स्कोप कैसा हो गया? लोकल स्कोप हो गया। आई होप इस वाले एग्जाम्पल से और ही क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो क्या है, हमारे पास देखो 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अगर हम इनके स्कोप और लाइफ टाइम की बात करें, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? थ्रू आउट द क्लास एक्सेप्ट इन स्टैटिक मेथड। ये हमने देखा था, जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो नॉन स्टैटिक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप होगा तो थ्रू आउट द क्लास, लेकिन स्टैटिक मेथड्स में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स में आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन सी इंस्टेंस की वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो अनटिल द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द मेमोरी, जब तक मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ टाइम रहेगी। क्लास वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द क्लास होता है, जैसे हमारे जो हमने स्टैटिक डेटा देखे थे, है ना, स्टैटिक डेटा कौन से थे? आपकी क्लास के डेटा थे, और उसका स्कोप कहाँ पे होगा? चाहे स्टैटिक मेथड की बात करें चाहे नॉन स्टैटिक मेथड की बात करें, दोनों के ही अंदर उसका स्कोप होगा, यानी थ्रू आउट द क्लास स्कोप होगा। और इसका लाइफ टाइम क्या होगा? जब तक कि आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। लोकल वेरिएबल्स की हम बात करें, जैसे सपोज अगर इफ के अंदर मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया है इंट ए, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप कब कहाँ से कहाँ तक होगा? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक। ठीक है, और इसका लाइफ टाइम भी क्या होगा? जब आप इस ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे तब इसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा यानी कि यहाँ से कंट्रोल जब है लीव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो इसका लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, क्लास वेरिएबल्स ओनली हैव 1 कॉपी। जैसे हमने स्टैटिक मेथड्स जो बनाए थे, स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स जो बनाए थे, उनकी एक ही कॉपी होती है जो कि सारे इंस्टेंस शेयर करते हैं। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? हर इंस्टेंस वेरिएबल की, हर इंस्टेंस डेटा की एक पर्सनल कॉपी होती है, इंडिविजुअल कॉपी होती है हर इंस्टेंस के पास में, यानी हर ऑब्जेक्ट के पास में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे कि वेरिएबल स्कोप्स क्या होते हैं, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं, जबकि रेफरेंस डेटा टाइप आपके हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। और हमने पढ़ा था कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी क्या होती है, वो भी हमने देख लिया, कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, किसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, वो भी हमने यहाँ पे आज समझा। अब हमारे 6 टॉपिक के अंदर सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक आपने अगर समझ लिया है तो प्लीज इसकी प्रोग्राम में प्रैक्टिस कीजिए। आज हम कोई प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी था, बट ये कॉन्सेप्ट्स आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत डेफिनेटली यूज आते हैं। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आज आपका यही टास्क है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आपको आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।